लास्ट हम क्लास में ना एसी सर्किट्स वाला टॉपिक अपना चल रहा था और एसी सर्किट में मैंने आपको कल लास्ट सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बताया था। और जो सर्किट एलिमेंट्स है उसमें हमने कल फर्स्ट एलिमेंट रजिस्टर एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब हम रजिस्टर आर को एसी सप्लाई के साथ अटैच करते हैं तो वोल्टेज की इक्वेशन तो वी नोट साइन ओमेगा टी होती है, करंट की इक्वेशन भी सेम रहती है। मतलब करंट और वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज इन द केस ऑफ एसी सप्लाई। फिर हमने कल ना इंडक्टर कनेक्ट किया था, इंडक्टर विद एसी सप्लाई। वोल्टेज तो हमने वही दी थी V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन इंडक्टर में ये प्योर इंडक्टर है और इसमें जो करंट की हमने इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इंडक्टर वाले केस में जो करंट था वो पाई बाई टू एंगल से लैग कर रहा था। हमने इसके ग्राफ भी बनाए थे, हमने इसकी फेजर डायग्राम भी बनाई थी। आज हमने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है और ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो कल हमने की थी। चलिए अगली आप हेडिंग बनाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? एक्सएल, एक्स सबस्क्रिप्ट एल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या? देखो करंट को फ्लो करने में, ये करंट है, करंट को फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जो रुकावट आती है एसी करंट को फ्लो करने में, उस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम क्या है? रिएक्टेंस है। तो एक तरह का जो रिएक्टेंस है ना, हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो करने में कौन ऑफर करता है? इंडक्टर ऑफर करता है। तो रिएक्टेंस एक तरह का किसको बिलोंग करता है, किसकी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? रेजिस्टेंस की। इसमें सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण रेजिस्टेंस वाले ही है। बट ये रेजिस्टेंस रजिस्टर में नहीं है। रजिस्टर जो आपने पढ़ा है आर, ये रजिस्टर में नहीं है, ये इंडक्टर की एक अलग चीज़ आ गई। उसके अंदर जो करंट के फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जो रुकावट आती है, उसका नाम रिएक्टेंस रखा गया है। और इंडक्टर के अंदर इसलिए नाम क्या रखा गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप इसको सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि एक तरह का ये रेजिस्टेंस ही है, हमने रेजिस्टेंस का नाम बदल दिया। सारी प्रॉपर्टीज़ में रेजिस्टेंस वाली है। इसका अलग से फॉर्मूला आएगा और इसकी अलग से मतलब देखते हैं क्या बनता है। तो लिखेंगे व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, it is the obstruction to flow of current by the inductor, it is the obstruction to flow of current by the inductor। जो इंडक्टर करंट के फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन, जो रुकावट डालता है, उसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम दिया है। और अब वैसे सिंपल भाषा में ये है कि ये किसको बिलोंग कर रहा है? रेजिस्टेंस की फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अगर ये सेम फैमिली ऑफ रेजिस्टेंस है तो फैमिली में सरनेम सबके सेम होते हैं। तो रेजिस्टेंस का सरनेम ओम है, तो इसका भी सरनेम का मतलब है कि एसआई यूनिट इसका भी क्या है? ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा एल। ये इसका फॉर्मूला है ओमेगा एल। ओमेगा तो होगी जो अपने फ्रिक्वेंसी दी है और एल होगी है इंडक्टेंस इसकी एल। तो इसका फॉर्मूला है ओमेगा एल, ठीक है। तो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब आप सबको पता है कि जो करंट होता है ना, करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो आई नोट की वैल्यू वोल्टेज वी नोट अपॉन रेजिस्टेंस। इंडक्टर वाले केस में कितना रेजिस्टेंस है? एक्सएल। इंडक्टर वाले केस में व्हाट इज रेजिस्टेंस? एक्सएल। तो आई नोट जो करंट है इंडक्टर में, उसकी वैल्यू वी नोट बाई एक्सएल होगी। अभी तक आपने करंट का फॉर्मूला वी नोट बाई आर पढ़ा है, लेकिन अब हम इंडक्टर वाले केस में वी नोट बाई एक्सएल लिखेंगे। एक तरह का रेजिस्टेंस ही है ये। और एक्सएल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? ओमेगा एल। एक्सएल का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? ओमेगा एल।
तो इंडक्टर में जो करंट आई नोट है उसका ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में भी लगाएंगे, वी नोट बाई ओमेगा एल। कल वाली अब डेरिवेशन देखो, कल वाली डेरिवेशन के बिल्कुल एंड में जब मैंने ये लिखा था आई इज इक्वल टू वी नोट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये सेकेंड लास्ट स्टेप था ये। फिर आपको मैंने बताया था कि तुम इसको आई नोट पुट कर दो, हम बाद में देखेंगे क्यों पुट किया है, तो वो आपको मैंने एक तरह का प्रूफ बता दिया। मतलब वी नोट बाई ओमेगा एल आई नोट था, वो आज आपको मैंने बताया क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, अब हम थोड़े से इसके ना ग्राफ बनाते हैं। पहले हम रिएक्टेंस का ग्राफ बनाते हैं, एक्सएल का ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से बच्चे आप देखोगे एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल है, तो इससे एक्सएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के। इसका मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना एक्सएल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम एक्सएल में और ओमेगा में ग्राफ बनाए, ये ग्राफ ना पेपर में 1 मार्क्स में आ जाते हैं, तो इसलिए आने चाहिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जो इंडक्टर है ना, जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंडक्टर हाई फ्रिक्वेंसी को अपोज करता है, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस इंडक्टर का ज़्यादा होगा। अब मैं ना रिएक्टेंस नहीं बोलूँगा, कई बार बच्चों को रिएक्टेंस से समझ नहीं आता, मैं बोलूँगा इंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, मोर द फ्रिक्वेंसी मोर द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। अब एक बात और देखिए, अगर हम बात करते हैं डीसी सप्लाई की, ये बात नोट करनी है ध्यान से। डीसी सप्लाई आप सबको पता है टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अगर डीसी सप्लाई टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उसका ओमेगा कितना होगा, 0 होगा। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होगी तो एक्सएल की जो वैल्यू बनेगी डीसी सप्लाई के लिए वो 0 इंटू एल बनेगी। 0 इंटू एल का मतलब 0 बन जाएगा। मतलब डीसी सप्लाई को इंडक्टर नहीं रोकता। इंडक्टर डज नॉट अपोज एनी रेजिस्टेंस टू डीसी सप्लाई। इंडक्टर सिर्फ किसको रोकता है, एसी सप्लाई को रोकता है, डीसी सप्लाई को नहीं रोकता। तो ये लाइन हम लिखेंगे, इंडक्टर डज नॉट अपोज डीसी सप्लाई, क्योंकि एक्सएल 0 आ गया ना डीसी के लिए। इट डज नॉट अपोज डीसी सप्लाई, इट ओनली अपोज एसी सप्लाई। इट ओनली अपोज एसी सप्लाई। ठीक है बच्चे, ये बात आपने याद रखनी, मैंने फॉर्मूले से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये तो मैंने ग्राफ बनाया एक्सएल और ओमेगा में। अगर मैं करंट का ग्राफ बनाता हूँ ये भी आ जाता है। इंडक्टर में जो करंट आई नोट है उसकी वैल्यू वी नोट बाई ओमेगा एल है। तो जो करंट आई नोट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के। करंट आई नोट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर हम आई नोट में और ओमेगा में ग्राफ बनाए इंडक्टर वाले केस में, तो डैट ग्राफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे इंडक्टर में जो करंट है वो कम होता रहेगा। ठीक है ना, एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे एसी सप्लाई में तो करंट कम होता रहेगा। तो ये ग्राफ हमें इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए आते हैं कि एलिमेंट आइडेंटिफाई करो। ये ग्राफ हमने किसके लिए बनाया है, इंडक्टर के लिए बनाया है फ्रीक्वेंसी के साथ। ऐसे यही ग्राफ अपन रजिस्टर के लिए भी बना सकते हैं, यही ग्राफ हम कैपेसिटर के लिए भी बनाएंगे। तो हमें तीनों ग्राफ को डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। अभी तो अपन ने फर्स्ट ग्राफ ही बनाया है, लास्ट में हम इन तीनों ग्राफ में डिफरेंशिएट करेंगे। आर का ग्राफ बनाएंगे, एल का ग्राफ बना चुके और एक कैपेसिटर का, फिर डिफरेंशिएट आएगा। तो बस आपको मैंने इस टॉपिक में मेन चीज़ यही याद रखनी है आपने कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है और करंट उसके हिसाब से आ जाएगा। और इंडक्टर डीसी को नहीं रोकता क्योंकि डीसी के लिए ओमेगा कितना है, 0 है। इंडक्टर किसको रोकता है, हाई फ्रिक्वेंसी एसी को। ठीक है जी, अब मैं इसके आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। लिखेंगे इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी is connected to AC supply
is connected to AC supply to 20 volt 50 hertz, connected to AC supply 220 volt 50 hertz. Find inductive reactance. सेकेंड पार्ट RMS करंट. अभी मैंने दो पार्ट ही दिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल बताना है और RMS करंट बताना है. हाँ जी, इंडक्टर है, उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो आपको गिवन है 10 मिली हेनरी. इट इज़ कनेक्टेड टू AC सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल पता लगाना है. एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल. व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई. फ्रीक्वेंसी कितने गिवन है न्यूमेरिकल में? 50. ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 50 मल्टीप्लाई एल कितना गिवन है? 10 मिली हेनरी. 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 भी लगाना पड़ेगा. तो एक्सेल की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ये बन जाएगा 100 इंटू 10,000 पाई 10 की पावर -3. तो ये एक तरह का पाई आ जाएगा और पाई ओम आएगा क्योंकि रिएक्टेंस के यूनिट्स ओम होते हैं. तो एक्सेल की वैल्यू तो आ गई है पाई ओम. सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है RMS करंट. देखो बच्चे, यहाँ पे लिखा है 220 50 हर्ट्स, AC सप्लाई है ना ये. तो अगर 220 50 हर्ट्स लिखा है ना, तो ये 220 है ना, ये RMS वोल्टेज होती है. अगर वोल्टेज के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो RMS मानी जाती है. AC वोल्टेज के साथ अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो RMS वोल्टेज है. तो हमें RMS करंट पता लगाना है. तो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. अब इंडक्टर वाले केस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? XL है. तो IRMS की वैल्यू मैंने लिख दी VRMS बाई XL. XL रेजिस्टेंस है. हमें VRMS कितना गिवन है? 220. XL रेजिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया है? पाई. तो दिस इज़ द RMS करंट 220 बाई पाई एम्पेयर. 220 बाई पाई एम्पेयर. सिंपल हो गया. तो आपको XL फाइंड करना बता दिया, इंडक्टर में करंट फाइंड करना बता दिया. ठीक है जी, अगला न्यूमेरिकल अब ट्राई करते हैं. प्योर इंडक्टर के तो इसी तरह के बच्चे न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है. इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी. इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू V इक्वल टू 200 साइन 100t वोल्ट. इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो 220 मिली हेनरी है और उसको हमने इतनी वोल्टेज के साथ लगा दिया. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस. सेकंड पार्ट है फाइंड द पीक करंट. थर्ड पार्ट है इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट. 3 पार्ट्स हमने बताने. सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे. इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो है 20 मिली हेनरी. बिना डायग्राम के न्यूमेरिकल नहीं करना. AC सप्लाई हमने दी है और वो AC सप्लाई की वोल्टेज है 200 साइन ऑफ 100t, ये गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है XL. तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल. अब आप इसमें देखिए व्हाट इज़ ओमेगा. वोल्टेज आपको गिवन है 200 साइन 100t. वोल्टेज का फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा t. तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 100 होगी. ये साइन के साथ जो लगा होता है ना एंगल में, वो ओमेगा होता है. एल गिवन है 20 मिली हेनरी. 20 इंटू 10 की पावर -3.
तो इसको एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा है 100, एल की वैल्यू है 20 × 10⁻³ तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। चेक कर सकते हो आप, तो 2000 × 10⁻³ बनेगा, तो एक्सएल आ गया 2 ओम। फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। सेकंड पार्ट हमने पता लगाना है आई नोट। आपको यहाँ पे वी नोट कितना गिवन है, वी की वैल्यू है 200 sin 100t, तो ये वी नोट हो गया ना, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आपके पास वी नोट साइन ओमेगा टी। कंपेयर करोगे तो आपके पास वी नोट की वैल्यू है 200, हमें तो आई नोट चाहिए, तो आई नोट का फॉर्मूला होगा वोल्टेज वी नोट अपॉन रेजिस्टेंस एक्सएल, 200/2, तो ये 100 एम्पेयर आ जाएगा। एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल में आरएमएस वोल्टेज है तो उससे आपके पास आरएमएस करंट आएगा, अगर आपके पास पीक वोल्टेज है तो उससे आपके पास पीक करंट आएगा। जिस टाइप की वोल्टेज है उसी टाइप का करंट आएगा। ठीक है, हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या लिखना है बच्चे, करंट की, थर्ड पार्ट में हमने क्या लिखना है, करंट की इक्वेशन लिखनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट। हमने करंट की इक्वेशन लिखनी है। करंट की इक्वेशन होती है, इंडक्टर के लिए हमने ड्राइव की थी आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमने करंट की इक्वेशन ड्राइव की थी इंडक्टर वाले केस में। अब हम आई नोट फाइंड कर चुके हैं। इंडक्टर के लिए अलग थी ना कि ये हमने ड्राइव की थी, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। आई नोट हम ड्राइव कर चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू 100 है, टी माइनस π/2, तो दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर, आई इक्वल टू 100 साइन 100t माइनस π/2। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, आपको एक्सेल फाइंड करना आना चाहिए, आई नोट फाइंड करना आना चाहिए, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए बस। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं इसका आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखेंगे, स्क्रीन पोज करके फिर उसको सोल्व करेंगे, देन आंसर देखेंगे क्या है। हाँ जी, टू द इंडक्टर वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 साइन 50t वोल्ट, ये हमने वोल्टेज दी। एंड करंट इन दिस इंडक्टर इज 20 साइन 50t माइनस π/2 एम्पेयर। इस इंडक्टर में ये करंट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, सेकंड पार्ट है फाइंड इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस की भी वैल्यू पता लगानी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी। आपको इस केस में दोनों की इक्वेशन दे रही, करंट की भी और वोल्टेज की भी। अभी तक हमने इक्वेशन बनाई थी, अब रिवर्स क्वेश्चन हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी आप स्क्रीन पोज करिए और इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए व्हाट इज़ द आंसर। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में आपके पास ना वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है, करंट की इक्वेशन गिवन है। तो अगर आप वोल्टेज की इक्वेशन को देखें तो हम वी नोट हमें पता है 100 वोल्ट, ठीक है। हमें आई नोट पता है डेट इज़ 20 एम्पेयर। वी नोट हमें पता है, आई नोट हमें पता है। तो अपने को अगर वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो अपन रजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या होता है वी नोट का, या आई नोट का फॉर्मूला अपन ने याद किया हुआ है ना, वी नोट बाई एक्सएल। इन दिस केस आई नोट कितना है 20 है, वी नोट है 100 बाई एक्सएल। तो व्हेन वी सोल्व इट एक्सएल की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस आ गया, एक्सएल 5 आ गया। न्यूमेरिकल बिल्कुल मतलब रिवर्स था ना न्यूमेरिकल। आपको वी नोट पता था, आई नोट पता था, एक्सएल निकालना था। सेकंड पार्ट है हमें एल इंडक्टेंस बतानी है। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। एक्सएल आपको गिवन है 5। न्यूमेरिकल में आप चेक करिए
ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का मतलब 50t लिखा हुआ है, तो ओमेगा की वैल्यू है 50, एल वी हैव टू फाइंड, तो इसको सोल्व करके एल की वैल्यू 1/10 हेनरी आ जाएगी, तो दिस इज़ द आंसर। तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस भी पता चल गया, ठीक है, एल और एक्स एल भी पता चल गया। तो इसमें आपकी बुक में इसी टाइप के बच्चे न्यूमेरिकल होंगे, वो आपने ट्राई करने हैं। हमने क्या कनेक्ट किया है, एसी सप्लाई के साथ इंडक्टर, और क्या किया था, रजिस्टर। अगला हम एलिमेंट लगा रहे हैं कैपेसिटर, तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे, व्हेन द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई, व्हेन द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई। अगर हम एसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर अटैच कर दें, इंडक्टर वाले केस ख़त्म हो गए, अगर हम एसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर लगा दें, देन व्हाट विल हैपन, तो दिस इज अ कैपेसिटर एंड एसी सप्लाई इज गिवन टू इट। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, और इसमें जो वोल्टेज सप्लाई दे रही है वो अपन दे रहे हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सारे क्वेश्चन में अपन ने वोल्टेज गिवन होगी, करंट की इक्वेशन तैयार करनी होती है, यही मेन सब में यही है। हमें इंडक्टर में वोल्टेज पता थी, करंट बनाया, आई वाली इक्वेशन बनाई, वैसे कैपेसिटर में भी बनानी है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लो, इसकी ये एक्सप्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में, तो लिखेंगे इसकी थ्योरी। कंसीडर डैट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C is connected across AC supply, is connected across AC supply, V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। हमने इसको AC सप्लाई के साथ लगाया, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। अब जब हमने कैपेसिटर के साथ लगाया तो आप सबको पता है कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो Q इक्वल टू CV होता है, हमने सबने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो Q इक्वल टू C, V की वैल्यू कितनी है, V नोट साइन ओमेगा टी। बट हमें तो करंट चाहिए, हमें तो करंट की इक्वेशन चाहिए, ये जो चार्ज निकाला अपन ने। तो अगर आपको चार्ज पता है, करंट की इक्वेशन बनानी है, तो टेक डेरिवेटिव। तो व्हेन वी टेक डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा dQ/dt इक्वल टू d/dt ऑफ CV नोट साइन ओमेगा टी। चार्ज हमने पता लगा लिया Q इक्वल टू CV करके, हमें तो करंट की इक्वेशन तैयार करनी होती है, तो टेक डेरिवेटिव। तो dQ/dt तो बच्चे हो गया करंट I इक्वल टू C कॉन्स्टेंट, V नोट कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ हमने किसका करना है, साइन ओमेगा टी का। तो I इक्वल टू CV नोट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो I इक्वल टू आपका बनेगा ओमेगा C V नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो I इक्वल टू ये पूरी टर्म जो कोस के साथ कोफिशिएंट है ना, जिसको अपन I नोट लिख देते हैं, बाद में बताएंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है। जो कोस के साथ कोफिशिएंट हो या साइन का कोफिशिएंट हो उसको I नोट लिख दो। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस कोस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करेंगे, और इस कोस ओमेगा टी को मैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकता हूँ, मतलब π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। हमें पता है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, वही मैंने यहाँ लगाया है। बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ये भी तो फॉर्मूला वैलिड है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा भी तो कोस थीटा होता है। तो एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी कहती है वो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस है और जो एक्सपेरिमेंटल जो हमें दिखता है उसके अकॉर्डिंग प्लस के हिसाब से आंसर आते हैं सारे। अगर हमने माइनस लगा के यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं मिलते। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। माइनस वाले से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो हमने फिर प्लस वाला यूज़ कर लिया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपके पास, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ गई। पर ध्यान से देखेंगे
हमने वोल्टेज की इक्वेशन, कई बार बच्चे यही सोचते हैं 2 मिनट कि यहाँ पे मैंने कोस को साइन में ही कन्वर्ट क्यों किया है, कोस को कोस क्यों नहीं रहने दिया। आपके पास वोल्टेज ना साइन फंक्शन में है, तो हम करंट को भी साइन फंक्शन में बनाएंगे ताकि हम दोनों के एंगल्स को कंपैरिजन कर सकें भी किसका एंगल कम है किसका एंगल ज़्यादा है। तो वोल्टेज साइन में तो करंट भी साइन में बनाना है, अगर वोल्टेज कोस में होती तो हम करंट भी कोस में बनाते। अब कई बार बच्चा ये भी पूछ लेता है कि वोल्टेज साइन में ही क्यों ले रखी है, वोल्टेज आप कोस में क्यों नहीं ले रहे। तो ये सप्लाई कौन सी है, एसी सप्लाई आ रही है, और एसी वोल्टेज का ये अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है एसी जनरेटर वाले केस में। तो एसी वोल्टेज तो हमेशा साइन फंक्शन में ही आती है। ठीक है जी। अब इसे वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन को आप कंपेयर करो, तो करंट का जो एंगल है वो π/2 आगे है। तो इन द केस ऑफ कैपेसिटर, ये लाइन आप अंडरलाइन करके लिखेंगे, इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज, इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज बाय एंगल π/2, करंट लीड द वोल्टेज बाय एंगल π/2। इंडक्टर में क्या था बच्चे, करंट लैग कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं फिर इसके। पहले तो अपन वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, ये V0 है, सॉरी ये V है, साइन ग्राफ बनेगा वोल्टेज का, वो मैंने बना दिया। अब जो करंट लिखना है, करंट का जो ग्राफ बनाना है, उस करंट के ग्राफ में, ये ग्राफ करंट का शुरू कहाँ से होगा, t को 0 पुट कर दो। अगर हम t को 0 पुट करेंगे तो एंगल में क्या बचा, π/2 बचा। तो ये ग्राफ साइन π/2, t को आप 0 पुट करो तो करंट की वैल्यू बनी I0 साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस π/2। तो साइन π/2 बचा, साइन π/2 होता है 1, तो 1 इंटू I0 आ गया I0। तो ये ग्राफ ना I0 से शुरू होगा, ऐसे जाएगा। तो ऊपर वाला ग्राफ वोल्टेज का है, नीचे वाला ग्राफ करंट का है, और करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से करंट लीड कर रहा है, π/2 से। फिर हमने ड्रा करनी होती है फेजर डायग्राम। पहले हमने तो इक्वेशन ड्राइव की करंट की, फिर ये साइन ग्राफ कोस ग्राफ बनाए, फिर हमने ड्रा करनी है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में ये वोल्टेज V0 तो यहीं बनाई है अपन ने, कौन लीड कर रहा है इस केस में, अब करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, π/2 से। तो आपने करंट ऊपर की तरफ बनाना है I0, करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, ये ऐसे बस ये ऊपर की तरफ जा रहा है π/2 एंगल पे, करंट लीड कर रहा है। यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का सिंबल बना दिया। तो कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है, लीड करता है π/2 एंगल से। तो एक क्वेश्चन लिख लो इसका जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव डैट इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज बाय एंगल π/2। इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज बाय एंगल π/2। ठीक है बच्चे, इतना हम आज कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस करेंगे, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।